एक बार एक भीड़ भरे बाजार में एक पागल आदमी घुस आता है। वो चिल्लाता है, गॉड इज डेड और उनको हमने मारा है। ये सुनकर लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। धीरे धीरे उसके चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है और वो आगे चिल्लाता है, हम गॉड के कातिल हैं। भीड़ एकदम खामोश हो जाती है। लेकिन रुको, ये कोई असली आदमी नहीं था और ना ही ये कोई सच्ची घटना थी। ये सिर्फ एक कैरेक्टर था, एक कहानी का हिस्सा जो एक फिलोसोफर द्वारा लिखी गई थी। और उस फिलोसोफर का नाम है फ्रीडरिक नीचे। लोग उसे मैड फिलोसोफर कहते थे। कुछ लोग तो उसे एंटी क्राइस्ट तक बोलते थे। यहाँ तक कि हिटलर और नाजीज ने भी उसके वर्ड्स को ट्विस्ट करके अपनी प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ किया। पर सच ये है, नीचे हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड फिलोसोफर था। आज हम उसकी लाइफ और उसकी सोच को समझेंगे। 15 अक्टूबर 1844 इन जर्मनी के एक छोटे से गांव में नीचे का जन्म होता है। उसके पिता लोकल चर्च के पास्टर थे, यानी पादरी थे। इसी वजह से उसके घर का माहौल बहुत ज़्यादा रिलीजियस था। नीचे बचपन से ही शांत और सीरियस नेचर का था और जब नीचे सिर्फ 4 साल का था उसके पिता को एक डेंजरस ब्रेन डिसीज़ हो गई। उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और धीरे धीरे वो पैरालिसिस का शिकार हो गए। कुछ सालों बाद उनकी डेथ भी हो गई। एक छोटे बच्चे के लिए ये ट्रॉमा ज़िंदगी भर का था। इसके थोड़े समय बाद ही नीचे का छोटा भाई भी एक इलनेस से मर गया। अब उसकी लाइफ में लॉस और सफरिंग बहुत जल्दी आ चुकी थी। फिर भी नीचे पढ़ाई में अच्छा था। वो क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ा था, इसलिए उसने बाइबल और थियोलॉजी को गहराई से समझा। लोगों को लगता था वो भी अपने पिता की तरह पास्टर बनेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके मन में सवाल बढ़ने लगे, जैसे कि अगर गॉड सबसे प्यार करता है तो उसे इतना दुख क्यों मिला? मेरे पिता इतने रिलीजियस थे, फिर भी उन्होंने इतना पेन क्यों झेला? क्या भगवान सच में सब कुछ कंट्रोल करता है या फिर हम सिर्फ अपने दुख से बचने के लिए भगवान का आइडिया बनाते हैं? इन सवालों के बाद नीचे ने थियोलॉजी छोड़ दी। उसकी माँ और बहन इससे बिल्कुल खुश नहीं थी एंड इसी पॉइंट से फैमिली के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे खराब होने लगा। थियोलॉजी छोड़ने के बाद उसने फिलॉलॉजी चूज़ की, यानी एंशिएंट लैंग्वेजेस का स्टडी। ग्रीक और लैटिन जैसे सब्जेक्ट्स में वो काफ़ी टैलेंटेड निकला। सिर्फ 24 साल की एज में वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन गया। स्टूडेंट्स उसे रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ काफ़ी लोनली थी। उसकी हेल्थ पहले से ही वीक थी। प्रोफेसर बनने के बाद गलत लाइफस्टाइल के कारण उसे पहली सीरियस बीमारी हुई, सिफिलिस। उस टाइम इस बीमारी का कोई प्रॉपर इलाज नहीं होता था। इस बीमारी ने उसके नर्व्स और दिमाग को धीरे धीरे अफेक्ट करना शुरू कर दिया और इसी दौरान फ्रांस और जर्मनी के बीच वॉर शुरू हो गई। नीत्शे ने आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की क्योंकि वो देशभक्त था, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम एक एक्सीडेंट की वजह से आर्मी ने उसे अनफिट घोषित करके बाहर निकाल दिया। नीत्शे ने हार नहीं मानी। वो आर्मी में मेडिक बनकर वापस गया। बैटलफील्ड की गंदी और अनहाइजीन कंडीशंस में काम करते हुए उसे दूसरी सीरियस बीमारी हुई, डिसेंट्री। इस बीमारी के बाद उसकी हेल्थ पूरी तरह से टूट गई। सीवियर हेडेक्स, आंखों की प्रॉब्लम, पेट और डाइजेशन इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स ज़िंदगी भर उसके साथ रहीं। और इसी बीच उसकी ज़िंदगी में आई लू सैलोमे। वो इंटेलिजेंट थी, इंडिपेंडेंट थी। नीशे उससे प्यार कर बैठा, लेकिन ये प्यार सिर्फ एक तरफ से था। उसने लेटर्स लिखे, हर बार उसे रिजेक्शन मिली और आखिरकार लू ने उसके दोस्त को चूज़ कर लिया। ये नीशे के लिए बहुत बड़ा इमोशनल शॉक था। 1889 में नीशे का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। एक दिन उसने एक घोड़े को देखा जिसे बुरी तरह से मारा जा रहा था। घोड़ा भारी गाड़ी खींच नहीं पा रहा था। उसका मालिक उसे लगातार पीट रहा था। नीशे ये देख नहीं पाया। वो दौड़कर घोड़े के पास गया, उसके गले लग गया, रोने लगा और वहीं उसका दिमाग पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। उस दिन के बाद वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाया। ना वो बोलता था, ना रिएक्ट करता था। इस हॉर्स इंसिडेंट के बाद नीशे का मेंटल बैलेंस पूरी तरह टूट चुका था। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल जीने के लिए मजबूरन अपनी बहन एलिजाबेथ के साथ रहने लगा, उसी एलिजाबेथ के साथ जिससे वो ज़िंदगी भर दूर रहा था। अब नीशे खुद को डिफेंड करने की हालत में नहीं था और इसी मौके का एलिजाबेथ ने पूरा फ़ायदा उठाया। उसने नीशे की सारी पब्लिशिंग का कंट्रोल ले लिया, उसकी बुक से होने वाली सारी अर्निंग पर अपना हक जमा लिया और जब नीशे कुछ बोल नहीं सकता था तब एलिजाबेथ उसकी जगह बोलने लगी। उसने नीशे के काम में एडिटिंग शुरू की, वर्ड्स बदले, सेंटेंसेस को रीफ्रेज किया और मीनिंग्स को अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से ट्विस्ट कर दिया। धीरे धीरे नीशे को ऐसा दिखाया गया जैसे वो जर्मन सुपीरियॉरिटी और ऑथोरिटेरियन पावर का सपोर्टर हो। ये इमेज पूरी तरह गलत थी।
नीशे 1900 में मर गया, लेकिन एलिजाबेथ तब भी नहीं रुकी एंड उसने एक बुक पब्लिश की, द विल टू पावर। सच ये है कि ये बुक नीचे ने कभी पूरी नहीं लिखी थी और ना ही उसे पब्लिश करने का उसका कोई इरादा था। ये सिर्फ उसके अधूरे पर्सनल नोट्स थे जिन्हें एलिजाबेथ ने अपनी मर्जी से जोड़कर एक बुक बना दिया। इस बुक के ज़रिए नीचे की फ़िलॉसफ़ी को अथॉरिटेरियनिज़्म और जर्मन नेशनलिज़्म के सपोर्ट जैसा दिखाया गया, जबकि सच्चाई ये थी नीचे ने कभी भी इन आइडियाज़ का सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब नाज़ीज़ पावर में आए तो उन्होंने एलिजाबेथ के एडिटेड वर्जन्स का पूरा इस्तेमाल किया। उन बुक्स के ज़रिए जर्मन सोसाइटी को पॉइजन किया गया और यूथ को ये समझाया गया कि वो किसी और से नेचुरली सुपीरियर हैं। ये सोच नेचर के भी खिलाफ थी और नीचे के आइडियाज़ के भी। 1933 में एडोल्फ हिटलर खुद उस घर में आया जहां नीचे ने अपने आखिरी दिन बिताए थे। एलिजाबेथ, जो अब हिटलर की सपोर्टर बन चुकी थी, ने उसे नीचे का पुराना वॉकिंग स्टिक गिफ्ट के तौर पर दिया। इसके बाद नाज़ी रजीम ने नीचे के वर्क्स को दोबारा पब्लिश करना शुरू किया, सिर्फ वही एडिशंस जिन्हें एलिजाबेथ ने अप्रूव किया था। इस तरह दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक का लेगेसी पूरी तरह डिस्टॉर्ट कर दिया गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सच सामने आया, स्कॉलर्स ने नीचे के ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़े। तब जाकर पता चला कि नीचे ना नाज़ी था, ना नेशनलिस्ट और ना ही अथॉरिटेरियन। वो एक फ़िलासफ़र था जो ब्लाइंड पावर के खिलाफ था, जो भीड़ के पीछे चलने से मना करता था और जो इंसान को खुद सोचने की ताकत देता था। आज नीचे को नाज़ी मैस्कॉट के तौर पर नहीं, बल्कि एक डीप, ऑनेस्ट और फियरलेस थिंकर के तौर पर याद किया जाता है। उसकी फ़िलॉसफ़ी आज भी जिंदा है, क्योंकि वो पावर नहीं, मीनिंग की बात करती है। ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। और शायद इसी वजह से नीचे आज भी रेलेवेंट है।